दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान में नई ऊंचाई हासिल कर ली है। बिहार में टीकाकरण 7 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। विशेष अभियान के तहत बिहार में 14,18,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जब बिहार में अब तक 7,06,89,058 टीके लग चुके हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस उपलब्धि को बिहार के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नीतीश सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था उसे हासिल किया है। इतना ही नहीं, मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में इस सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, जिलों के डीएम और बिहार की जनता का शुक्रिया भी अदा किया है। जब विशेष टीकाकरण अभियान के तहत कटिहार के कई इलाकों में मस्जिदों से अजान के बाद लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की गई है। जब स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कई जिलों में मस्जिदों के जरिए की गई अपील का असर भी देखने को मिला है। खास बात यह रही कि 7 नवंबर की तारीख को ही टीकाकरण का यह आंकड़ा 7 करोड़ के पार चला गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार जल्द ही भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकती है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जनता के दरबार कार्यक्रम में दे दिए हैं। दरअसल कल सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में बक्सर के नंद कुमार तिवारी ने भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मामला उठाया, जहाँ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर कहा है कि इसका सुझाव सही है, गलत चीजों को रोका जाना चाहिए। सीएम की इस प्रक्रिया ने संकेत दे दिए हैं कि बिहार में सरकार जल्द ही भोजपुरी और बिहार की अन्य स्थानीय भाषाओं में अश्लील गीतों पर कदम उठा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत में 33 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। यह भारत में कुपोषित बच्चों का सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में है। जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक RTI जवाब में ये आंकड़े दिए हैं। PTI की रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अनुमान है कि कोविड महामारी से गरीब व्यक्तियों में स्वास्थ्य और कुपोषण संकट और बढ़ सकता है। यह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक कि देश में 14 अक्टूबर 2021 तक 17.76 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित और 15,46,000 बच्चे मध्यम तीव्रता कुपोषित हैं। ये आंकड़े सरकार ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पोषण ट्रैक ऐप के जरिए लिया है। जब पिछले साल नवंबर से इस साल 14 अक्टूबर तक के आंकड़ों को देखा जाए तो फिर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में हैरान कर देने वाली वृद्धि हुई है। जब नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर 2021 के बीच इन बच्चों की संख्या 91% बढ़ गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप भी इस महीने में बैंक से जुड़े काम करने वाले हैं तो फिर यह खबर आपके लिए जरूरी है। इस पूरे महीने कुल 17 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इस क्रम में इस हफ्ते 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी कामकाज करना है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी इस हफ्ते बैंक से जुड़े काम निपटाने की प्लानिंग में हैं तो फिर आपको पहले बैंक की छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए। इस हफ्ते 5 दिन अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। छठ पूजा के चलते बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। 11 नवंबर को छठ पूजा के चलते बिहार और झारखंड में कामकाज नहीं होगा। 12 नवंबर को वांगला उत्सव के मौके पर मेघालय में सभी बैंक बंद रहेंगे। 13 नवंबर को दूसरा शनिवार होने के कारण देश भर में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। 14 नवंबर को देश भर में बैंकों की रविवार की छुट्टी रहेगी। RBI ने नवंबर महीने के लिए आधिकारिक बैंक छुट्टियों की सूची जारी की है, जिसके अनुसार नवंबर महीने में 17 छुट्टियां हैं। इस दौरान भारत के कई शहरों में लगातार भी बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इस 17 दिन की छुट्टी में साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल है। RBI गाइडलाइंस के अनुसार रविवार के साथ साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत RBI ने 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 22 और 23 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा महीने में 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए हैं। जहाँ वहीं आज एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, गया और भागलपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। जहाँ दाम की स्थिरता होने से लोगों को राहत मिली है। जानकारी के अनुसार आज बिहार में पेट्रोल 107 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है और डीजल 92 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ये रेट सीमांचल की नहीं है। सीमांचल में पेट्रोल डीजल की रेट इससे अधिक है। दोस्तों देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक प्री अप्रूव्ड टू व्हीलर लोन योजना यानी कि SBI इजी राइड शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत आप अगर योग्य ग्राहक हैं तो बिना बैंक शाखा गए ही लोन पा सकते हैं। जहाँ SBI के योनो ऐप के जरिए एंड टू एंड डिजिटल टू व्हीलर लोन का फायदा ले सकते हैं। जहाँ इस स्कीम के तहत कस्टमर को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का टू व्हीलर लोन मिल सकता है। जहाँ इसके लिए 4 वर्ष की मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए 3 लाख के लिए लोन 10.5% ब्याज देना होगा। जहाँ इस स्कीम में मिनिमम लोन अमाउंट 20,000 रुपये तय की गई है। SBI इजी राइड्स के तहत 3 लाख तक का लोन मिलेगा। जहां ग्राहक अपनी पात्रता के हिसाब से गाड़ी की ऑन रोड कीमत का 85% तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन अधिकतम 48 महीनों की अवधि के लिए दिया जाएगा। जहां लोन की राशि डीलर के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। SBI के ग्राहक बैंक शाखा गए बिना योनो ऐप के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल टू व्हीलर लोन का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह का कॉमेडी और फनी वीडियो वायरल हुई जो समाज को सच का आईना दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई फनी वीडियो नहीं है, लेकिन कहे तो कोई फनी वीडियो से कम भी नहीं है। जहां मुखिया उम्मीदवार के प्रतिनिधि रात को वोट मांगने गए और महिला के साथ रोटी बनाने लगे और कहने लगे कि हम मुखिया में उठे हैं, वहीं 4 दिन से आपका घर आते हैं, इस बार भूलेगा नहीं। इस वीडियो के संदर्भ में बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के पलासमनी पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार कहकशा बेगम के पति इसराइल अशरफी का है, जो चुनाव वोट महिला के घर वोट मांगने पहुंचे और रोटी बनाने लगे। जहां किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया। हालांकि केडीबी लाइव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है। जहां अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसका खूब आनंद उठा रहे हैं और चुटकी लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। जहां उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि चुनाव में जीत के बाद भले ही लोगों को रोटी ना मिले, लेकिन एक वोट के लिए रोटी बनाने को भी प्रत्याशी तैयार हैं। पुलिस मत बेटा गई डाबर के मुखिया 4 दिन चलो घरों बनाना कुछ बोले किसो चीज बोले कहां दिखे दूसरा रोटी दे पुलिस मत बेटा तीन चलो बोल गए पुलिस मत बेटा की डाबर गए कभी नहीं बोले बेटा। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत सरकार ने देश भर के 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें बिहार के 5 व्यक्ति का नाम शामिल है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह देश के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी गौरव की बात है। जहां खबर के अनुसार कल नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता रामविलास पासवान को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस साल राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दोस्तों लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। पर्व को लेकर बिहार समेत सीमांचल के इलाकों में धूम दिखी जा रही है। जहां बाजार में लोगों की भीड़ है। छठ घाटों को सजाने का काम जोरों पर है। इस बार सीवान जेल के अंदर भी छठ पूजा होगी, जिसकी तैयारियों में कारा प्रबंधन जुटा हुआ है। जहां जेल में बंद 2 मुस्लिम महिलाएं समेत 30 बंदी छठ व्रत कर रहे हैं। जहां इनमें एक बांग्लादेशी मुस्लिम महिला भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार जेल में बंद 21 महिला और 9 पुरुष कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। यह महिला छठ व्रतियों में एक बांग्लादेशी मुस्लिम समेत 2 मुस्लिम महिला शामिल है।
दोस्तों, धर्म और जाति से ऊपर मानवता होती है। यह इसका जीता जागता उदाहरण पटना की सड़कों पर मिट्टी के चूल्हे बनाने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं। लोक आस्था के महापर्व को लेकर ये महिलाएं नियमों का पालन करते हुए चूल्हों को आकार देने में जुटी है। यह छठ का प्रसाद बनाने को लेकर मिट्टी के चूल्हे बनाने का काम महीने पहले से आरंभ हो जाता है। मुस्लिम महिलाएं चूल्हे बनाने के साथ साथ समाज में सौहार्द का संदेश भी देती है। यह सौहार्द के चूल्हे पर आस्था का प्रसाद बनेगा। यह सूर्य की उपासना का महापर्व छठ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है। यह छठ व्रत जिस कच्चे चूल्हे पर महापर्व छठ का प्रसाद बनती है, इसका निर्माण वर्षों से मुस्लिम महिलाएं करती आ रही है। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर मिट्टी के चूल्हे बनाने में व्यस्त मुस्तकीमा खातून बताती है कि छठ को लेकर बीते कई सालों से मिट्टी के चूल्हे बनाती रही है। यह इसे बनाने को लेकर काफी शुद्धता और नियमों का पालन करती है। चूल्हे बनाने के दौरान लगभग 1 महीने तक शुद्धता का ध्यान रखती है। चूल्हे बनाकर तैयार होने तक मांस मछली का सेवन नहीं करती है। नहा धोकर चूल्हे को तैयार करती है। चूल्हे बनाने वाली आसमा खातून बताते हैं कि वीरचंद पटेल पथ पर कई महिलाएं इस पुनीत कार्य में लगी रहती है। ये सारी मुस्लिम महिलाएं सेवा भाव से चूल्हे का निर्माण करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार अब ड्यूटी से पल्ला झाड़ने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में 617 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। अब इन 617 शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। ऐसे शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। इसके अलावा इनको निलंबित करने का आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दूध एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है। हर कोई दूध पीता है, फिर चाहे वह बच्चे हो या फिर बुजुर्ग या फिर घर के अन्य सदस्य। हालांकि दूध में मिलावट से बेखबर हम सब कई तरह की शारीरिक समस्याओं का शिकार होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपको असली दूध की पहचान हो। दूध में पानी मिलाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, 10 से भी ज्यादा अलग अलग चीजें मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा है। इस बात का खुलासा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FASSI की रिपोर्ट में भी कई बार हो चुका है। यह जानकारों की माने तो नकली दूध पीने में मिल्क पाउडर मिलाकर भी बनाया जाता है, जिसमें मक्खन नहीं होता है। चिकनाई के लिए रिफाइंड ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रिफाइंड ऑयल और शैम्पू से दूध तैयार किया जाता है। दूध में झाग बनाने के लिए वॉशिंग पाउडर, निरमा और दूध के सफेद रंग के लिए व्हाइट पेंट यानी कि सफेदा मिलाया जाता है। दूध में मीठापन लाने के लिए ग्लूकोज डाला जाता है। इस तरीके से नकली दूध तैयार होता है। तो अगर आप भी खरीद कर दूध पीते हैं, दूध का सेवन करते हैं, तो फिर आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अच्छे दिनों के वादे पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने रविवार को गरीबी के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया है और आरोप लगाया है कि देश में जो मध्यम वर्ग में थे वे अब गरीब हैं और गरीबों को अब कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने एक सर्वे रिपोर्ट का सहारा लेकर ट्वीट किया है जो देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी को लेकर थी। यह राहुल गांधी एक मीडिया रिपोर्ट्स को शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था कि पिछले 8 सालों में देश में गरीब तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि कहां गए जो कहते थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले मध्यम वर्ग में थे अब गरीब हैं, जो पहले गरीब थे वो अब कुचले जा रहे हैं। कहां गए जो कहते थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है कि अच्छे दिन के आने का इंतजार करते हुए लोगों ने अपने बेहतर दिन खो दिए हैं। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 में 7.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। यह साथ ही बताया गया है कि देश में गरीबों की संख्या में इतनी वृद्धि पहली बार देखी जा रही है। दोस्तों, भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। जहां संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि वे पृथ्वी यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। संजय निषाद का कहना है कि भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित पुत्र कहा जा सकता है लेकिन वे वास्तविक बेटे नहीं थे। संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया था। ये यज्ञ सिर्फ कहने के लिए ही था। कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि द्वारा खीर दिए जाने से राजा दशरथ की तीनों रानियों को पुत्र पैदा हुए थे।
जबकि हकीकत यह है कि खीर खाने से कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती है। संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ और उनके साथ के लोग राम को सिर्फ राजकुमार ही समझते थे। उन्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि राम के रूप में खुद भगवान उनके यहाँ मौजूद है। संजय निषाद ने कहा है कि राम को भगवान समझने की क्षमता सिर्फ निषाद राज में ही थी। जो भगवान को पहचान लेता है उसका दर्जा भगवान से भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को बताया है कि खाद्य तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है, यानी कि सरसों तेल में भी गिरावट आई है। कई जगहों पर 20, 18, 10, 7 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पाम, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सभी प्रकार के तेलों में गिरावट देखी गई है। सरसों तेलों में भी त्योहारी सीजन के दौरान खाने के तेलों की कीमतों में इतनी गिरावट काफी राहत बढ़ी है। दोस्तों कल से शुरू हो चुके छठ महापर्व को लेकर बिहार सरकार ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। यह छठ महापर्व पर सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर से बनी रहे, इसके लिए 22 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा लाठी पार्टी और होमगार्ड के जवानों को भी व्यवस्था में लाया गया है। जब पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस की मदद से की गई है। यह सरकार का दावा है कि छठ महापर्व के दौरान कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। राजधानी पटना में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जिले के एसएसपी और डीएसपी खुद देर रात तक इंतजामों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। बिहार के 22 जिलों में अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें पटना के अलावा नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। इसके अलावा बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मोतिहारी, बांका, जमुई और लखीसराय जिले शामिल है। दोस्तों एक तरफ बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इस धंधे में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। वहीं कई लोग ऐसे भी शामिल हैं जिसे देखकर पुलिस को शक भी नहीं होगा कि वह शराब के धंधे में लिप्त हो सकता है। जब पुलिस ने रविवार को एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है जिसकी हाइट यानी कि जिसकी लंबाई मात्र 3 फीट है। जब गिरफ्तार किया गया शख्स अनिल कुमार पासी उर्फ बौना बताया जा रहा है। जहाँ उसने हाल ही में पंचायत चुनाव में जीत भी हासिल की थी। जहाँ चुनाव में जीतने के बाद वह सुर्खियों में आ गया था। जहाँ अब चुनाव लड़ने के बाद वह शराब के धंधे में उतर गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहाँ इस मामले में मेरवा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया है कि पुलिस को शराब बेचने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद इंग्लिश पंचायत के वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य अनिल कुमार पासी उर्फ बौना के घर छापेमारी की गई। इस दौरान उसके घर से 6 लीटर शराब पुलिस को मिली है। इस मामले में वार्ड सदस्य अनिल कुमार पासी उर्फ बौना सहित 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में वार्ड सदस्य अनिल पासी उर्फ बौना को रविवार को गिरफ्तार किया गया। जहां वही 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सीवान के मेरवा प्रखंड में चुनाव हुआ था। इसमें इंग्लिश पंचायत के वार्ड नंबर 12 से वार्ड सदस्य पद पर 3 फीट के अनिल कुमार पासी उर्फ बौना ने चुनाव जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। वह अपने कद को लेकर खूब चर्चा के केंद्र में रहा था। जब वही वार्ड सदस्य अनिल कुमार पासी उर्फ बौना शराब के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके बाद वह फिर से इस तरह का कारनामा करके चर्चा में आ गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, गायक अदनान सामी, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु समेत 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पद्म पुरस्कार समारोह में सभी लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। इस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस साल 119 पद्म पुरस्कार दिए हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री अवार्ड है। इन पुरस्कारों को पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। वहीं 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। जहां कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया है, वही बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान दरभंगा एयरपोर्ट ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ कई मामले में पटना एयरपोर्ट से भी आगे निकल गया है। यह खबर के अनुसार जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा है कि 1 साल के भीतर दरभंगा एयरपोर्ट ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। इस दौरान दरभंगा एयरपोर्ट से 5.25 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा है कि यात्रियों की यात्रा के साथ साथ इस एयरपोर्ट से करीब 36 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई है। जब बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहां से उतारा गया। यह दरभंगा तथा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी बात है। आपको बता दें कि दरभंगा में एयरपोर्ट के निर्माण होने से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सहित नेपाल के तराई क्षेत्र के लोग दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ रहे हैं, जिससे पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है और दरभंगा एयरपोर्ट आगे निकलता जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज इस मौके पर शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने मोदी सरकार को लपेटा है। जी हाँ, दरअसल नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अलावा उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को पूरी तरीके से असफलता बताया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं, ना काला धन वापस आया है और ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना दहशतगर्द बंद हुआ है। मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वही बता दें कि हमें किस चौराहे पर जाना है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी नोटबंदी को टोटल डिजास्टर और अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला बताया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि इस फैसले के लिए मोदी सरकार देश से माफी मांगे। आज ही मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के 5 साल बाद आज देश में काला पैसा बढ़ गया है, कश्मीर में दहशतगर्द बढ़ गया है। यानी कि नोटबंदी देश के लिए टोटल डिजास्टर साबित हुए हैं। नोटबंदी लागू होने के बाद कई लोगों ने जानें गंवाई है, कई लोगों की नौकरियां गई है। नोटबंदी की इस असफलता के लिए मोदी सरकार देश से माफी मांगी। आप सभी को बता दें कि संजय राउत हमेशा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और अब इनका बयान चर्चा में भी बना हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महापर्व छठ शुरू हो गया है। जब दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और बिहार के लोग घर जा रहे हैं। जब दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर इन लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जहां आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सोमवार को भारी भीड़ रही। जी हां, इस दौरान स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जब ट्रेनों पर भी लंबी वेटिंग चल रही है। जब यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जहां ये पर्व सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचा है जो लोगों से छीने गए मोबाइल फोन को OLX पर बेच दिया करते थे। आरोपितों की पहचान पुरंदपुर निवासी विशाल कुमार और समतापुर बंगाली टोला के रहने वाले अक्षय उर्फ विपुल कुमार के रूप में हुई है। उनके पास से चोरी के 8 मोबाइल फोन और एक कैमरा सहित वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। विशाल कुमार लोगों से मोबाइल झपटता था, जबकि अक्षय झपटे गए मोबाइल को खपाता था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब ने कई बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया है। गोपालगंज जिले के महमदपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव का दलित बस्ती भी ऐसा ही एक बदनसीब क्षेत्र है, जहां 1 सप्ताह पहले जहरीली शराब का तांडव मचा था। इस कारण इस छठ पर्व पर यहां के घरों से कनपड़िए छठ की गीत नहीं बल्कि महिलाओं की दर्द भरी सिसकियां और रोने की आवाजें गाँव की गलियों की खामोशी में गूंज रहे हैं। इनकी दलित बस्ती की गलियां भी सुनसान पड़ी है। जब ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में इस बस्ती से 21 अर्थियां उठी है। जहां भला कैसे किसी घर में पर्व होगा। ऐसे भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उन घरों में 13 दिन पूजा पाठ नहीं होता है जिन घरों से अर्थी उठती है। जहाँ ग्रामीण बताते हैं कि इस साल दिवाली से पहले ही इस गांव में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई थी, लेकिन किसे पता था कि छठ से पहले ही कई घर उजड़ जाएंगे। जहाँ गाँव में पुलिस वाले तो घूम रहे हैं, लेकिन गाँव के व्यास कर सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। जहाँ बच्चे और किशोर बाहर नजर आए, जहाँ उन्हें भी गाँव में शराब के कहर से उत्पन्न स्थिति का एहसास
पास है, लेकिन वे भी खामोश है। गांव के रहने वाले पप्पू साहब पिछले 4-5 दिन मौत से लड़कर बच गए हैं। यहां अस्पताल से इन्हें छुट्टी मिल चुकी है। पप्पू ने भी शराब पी थी, लेकिन इलाज के बाद स्वस्थ होकर वे घर लौट आए हैं वापस। इन्हें शराब पीने का पछतावा है और भविष्य में कभी शराब नहीं पीने की कसम भी खा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले के जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव में बुखार की चपेट में आने से 2 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 3 बच्चों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टरों ने पत्रकारों को बताया है कि सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी जानकारी जुटाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि मृतक के आसपास रहने वाले लोगों को और फिर उनके परिवारों के सदस्यों को रक्त के नमूने का भी परीक्षण किया गया, लेकिन किसी भी बीमारी के संक्रमण का पता नहीं चला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सितंबर की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। यहाँ फिर भी खनिज संपदा से पूर्ण झारखंड की तुलना में यहाँ बिहार में रोजगार के अवसर अधिक हैं। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि बिहार में अक्टूबर महीने में बेरोजगारी दर 13.9% रही। यह अक्टूबर की तुलना में 3% से अधिक है। जहाँ इसी अवधि में झारखंड में ये दर 18.1% आंकी गई है। लेकिन देश के अन्य राज्यों में इसी अवधि में हुई बेरोजगारी दर में वृद्धि की तुलना करें तो बिहार की स्थिति अधिक निराशाजनक नहीं है। अक्टूबर महीने का अध्ययन बताता है कि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा 30.7 और राजस्थान 29.6 पहले और दूसरे नंबर पर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर 22.2% रही है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अक्टूबर महीने में बेरोजगारी दर 6% के नीचे रही। बिहार के अलावा दिल्ली, गोवा, पंजाब और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिनमें बेरोजगारी दर 10 से 15% के बीच रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पटना सहित बिहार के सभी जिलों में मिड डे मील का नया नियम लागू किया जाएगा। जहां इस नियम के तहत मध्याह्न भोजन में अब सब्जी, नमक से लेकर तेल तक की खरीद डिजिटल पेमेंट से होगी। यह खबर के अनुसार सरकार अब मिड डे मील का पैसा सीधे दुकानदार या फिर वेंडर वेसेस के खाते में भेजेगी। इसमें स्कूल के टीचरों से अब कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा सिंगल नोडल अकाउंट्स का सिस्टम तैयार किया गया है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के अनुसार सिंगल नोडल अकाउंट से स्कूल का अकाउंट कनेक्ट रहेगा। जब मध्याह्न भोजन खरीद के दौरान पेमेंट सरकार सीधे दुकानदार के पास भेजेगी। जैसे ही वह पैसा किसी दुकानदार के खाते में जाएगी, वैसे ही इसकी जानकारी मध्याह्न भोजन निदेशालय और शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाएगी। यह मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कई बार मिड डे मील में धोखाधड़ी की खबर सामने आती रहती थी। इसी को देखते हुए सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत मध्याह्न भोजन की खरीदारी सुचारू और पारदर्शी तरीके से होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि खबर बेहद दुखद है। जहाँ लालू प्रसाद यादव को शायद बिहार का हवा और पानी रास नहीं आया। जहाँ उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, जिसके कारण उन्हें पिछले बुधवार को दिल्ली वापस लाया गया और जल्द ही उन्हें सिंगापुर के एक नामी अस्पताल में ले जाने की तैयारी चल रही है, ताकि वहां उन्हें बेहद खराब किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन यथाशीघ्र हो सके, यानी कि जल्द हो सके। जहाँ लालू के परिवार ने फिलहाल सिंगापुर के अस्पताल से संपर्क किया है और वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद लालू का परिवार झारखंड हाईकोर्ट में उनकी विदेश यात्रा के लिए आवेदन कर सकता है। जहां लालू प्रसाद यादव फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। जहां उनकी खराब तबीयत के कारण इस साल जनवरी में उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में ही एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। डायबिटीज के कारण उनकी किडनी खराब हो गई और ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जिस कारण अब किडनी ट्रांसप्लांट करना ही एक लौता विकल्प बच गया है। जहां लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के लिए जेल की सजा काट रहे थे और जमानत पर हैं। दोस्तों देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। जहां इसमें मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम शामिल है, जहां इन्हें आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हालांकि मोदी सरकार से लेकर राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में टैक्स कटौती करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी आसमान छूते दामों के चलते भारत के लोग पड़ोसी देश से पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल भारत के मुकाबले पड़ोसी देश नेपाल में काफी सस्ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में नेपाल की सीमा से सटे, यानी कि नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पड़ोसी देश का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह नेपाल में भारत के मुकाबले पेट्रोल डीजल का सस्ता होना है। ऐसे में नेपाल की बॉर्डर से सटे बिहार और यूपी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के पंपों से पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो नेपाल बॉर्डर के पास रहता है उनकी तो चांदी ही चांदी है।
दोस्तों, देश में कई राज्य सरकारें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन की सुविधा दे रही है। इसके तहत राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से चावल, गेहूं, दाल और चीनी दिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्य जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा में इस सुविधा का समय बढ़ा दिया गया है। अक्सर शिकायत आती है कि राशन डीलर पूरा राशन नहीं देते हैं, राशन में एक की खाद्य वस्तु देते हैं। जैसे कि अगर गेहूं दिया है तो फिर चावल नहीं दिया जाता, या फिर राशन की क्वालिटी को कम कर देते। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी शिकायत किससे और कहां की जाए। इस रिपोर्ट में आपको ऐसे नंबर की जानकारी देंगे जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं। अब आपको राशन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से ये www.nfsa.gov.in वेबसाइट जारी की गई है। यहाँ पर कुछ नंबरों की एक लिस्ट दी गई है। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपने राशन से संबंधित शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच करके आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। इसके साथ ही अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आप बिहार से हैं और अपने डीलर की शिकायत करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। और ये नंबर है 1800-3456-194। इस नंबर पर कॉल करके आप डीलर की शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। जहां उन्होंने शराबबंदी कानून की जमकर तारीफ की और कहा है कि इससे सभी वर्गों, खासकर अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिमों का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि विधानमंडल में इस कानून का सभी दलों ने समर्थन किया था, जब सबकी सहमति से ही ये पारित हुआ था, यानी कि पास हुआ था। ऐसे में किसी भी दल द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजाय कानून को कटघरे में खड़ा करने के ये देखना चाहिए कि शराबबंदी कानून को ठीक ढंग से लागू किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीएसएससी इंटर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2014 के टाइपिंग टेस्ट के लिए बीएसएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार का चयन 18 अक्टूबर को आयोजित मुख्य परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए किया गया है। अब परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर को होने वाला है। दोस्तों, छठ का पर्व ऐसा है जिससे बिहार का कोई कोना अछूता नहीं रहता। इस पर्व को जेल की कैदी भी मनाते हैं। जेल प्रशासन की ओर से इसके लिए कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बिहार की तमाम जेलों में छठ व्रत करने वाली कैदी हैं। पटना की आदर्श केंद्रीय कारा ब्योड़ में इस साल 23 कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। इस दौरान कैदी जेल में ही नहाए खाए के साथ खरना भी जेल में ही करेंगे। व्रत करने वाले सभी कैदी जेल के ही तालाब पर सूर्य को अधेरे देंगे। व्रत करने वाले कैदियों में 14 महिलाएं हैं, जबकि 9 पुरुष हैं। दोस्तों, लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्य के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। एक तरफ हजारों वास्तविक लाभुक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परेशान हैं, जहां अंचल से जिला स्तर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन लाभुकों को जहां योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरवाने वाले लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, यानी कि टैक्स देने वाले लोग भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। मामला सामने आने पर बीते साल पूरे बिहार में जांच की गई थी, जहां अनहर्ता रखने वाले ऐसे लाभुकों से राशि वापस करने का निर्देश हुआ था, परंतु विभाग को 1 साल बाद भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।